आने के बाद नेताजी भेष बदलकर एक साधु की तरह रह रहे थे। सुभाष चंद्र बोस ना तो गुमनामी बाबा थे और ना ही शौलमारी साधु। क्या सुभाष चंद्र बोस उस प्लेन क्रैश वाले दिन कहीं और थे? सुभाष चंद्र बोस ने 17 अगस्त 1945 की पूरी रात सैगॉन में मेरे दादाजी के घर बिताई थी। वो अगले दिन यानी 18 अगस्त को भी सैगॉन में ही थे। उनकी मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी, इस बात को लेकर कोई शक नहीं है। लेकिन उनका डेथ सर्टिफिकेट 43 साल बाद क्यों इशू किया गया? क्या ये सिर्फ कोई इत्तेफाक था कि नेताजी की मौत उसी दिन हुई जब जापान ने सरेंडर किया और दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, या कहानी कुछ और थी? मुझे नहीं लगता कि उनकी मौत हुई थी, वो शायद छिप गए थे। आखिर वो कौन सा सच है जिसे सामने नहीं आने दिया जा रहा? 17 अगस्त 1945 की दोपहर इंडियन नेशनल आर्मी के कमांडर सुभाष चंद्र बोस साइगॉन वियतनाम में एक कन्वर्टेड जैपनीज मित्सुबिशी सैनिक बॉम्बर में सवार हुए। उनके साथ थे उनके एडीसी कर्नल हबीबुर रहमान और मैंचूरिया में जापान की क्वांटन आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शिदाई। फ्लाइट प्लान के मुताबिक ये लोग ताइवान के एक शहर ताइहोकू जा रहे थे। वहां से इन्हें मैंचूरिया के शहर दायरे और फिर टोक्यो जाना था। लेकिन प्लेन अचानक वियतनाम के एक शहर टुरेन में रुक गया। अगली सुबह ये प्लेन साउथ चाइना सी के ऊपर से होते हुए टुरेन से ताइहोकू पहुंचा। ताइहोकू में लंच करने के बाद ये लोग दोपहर 2 बजे मैंचूरिया के शहर दायरे जाने के लिए फिर से प्लेन में चढ़े। अचानक 2000 फीट की ऊंचाई पर प्लेन में एक धमाका हुआ। बोट इंजन में आग लग गई और प्लेन नीचे आने लगा। ताइहोकू एयरफील्ड लौटने की कोशिश में प्लेन अचानक नीचे गिरा। 2 पायलट्स और जनरल शेडाई की फौरन ही मौत हो गई। नेताजी बुरी तरह जल गए और उन्हें ताइहोकू फील्ड हॉस्पिटल ले जाया गया। उस शाम सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई। नेताजी, जनरल शेडाई और दोनों पायलट्स का अंतिम संस्कार 20 अगस्त 1945 को ताइहोकू क्रेमेटोरियम में कर दिया गया। ये जापान की तरफ से दिया गया ऑफिशियल बयान है। लंदन के व्हाइट हैट हैकर सिद्धार्थ सतभाई इस प्लेन क्रैश थ्योरी को नहीं मानते। वो 2012 से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि ताइहोकू प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। ताइवान गवर्नमेंट का कहना है कि उस दिन कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। साथ ही हमारे पास ऐसे और भी एविडेंस हैं जिनसे पता चलता है कि इस पूरे इंसिडेंट को कवर अप करने की कोशिश की गई। उनके पास ऐसे आई विटनेसेस, नर्सेस, डॉक्टर्स थे जिन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे नेताजी का इलाज किया, कैसे उनकी बॉडी पर चलने के निशान थे और यहाँ तक कि ये भी बताया कि उनके मरने से पहले उन्होंने क्या कहा था। मुझे ये लगता है कि नेताजी ने जापान की मदद से ये सब खुद ही प्लान किया था। वो अकेले ये सब नहीं कर सकते थे, जापानीज उनकी मदद कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में ही ब्लैक हैट हैकर्स के इंटरनेट ग्रुप एनोनिमस ने सब भाई को कुछ सुराग दिए। शायद वो भी नेताजी से जुड़े सच सामने लाना चाहते हैं। एनोनिमस ग्रुप इस केस में बहुत इंटरेस्ट ले रहा था। वो लोग मेरी मदद कर रहे थे। उनकी मदद से मेरी इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस बारे में काफी कुछ मालूम था और वो मुझे कुछ एविडेंस देकर इस केस को सॉल्व करना चाहते थे। मुझे एनोनिमस से पहले ही 2014 के आसपास में ही मुझे एक ईमेल आया जिसमें एक बहुत ही पुरानी वीडियो क्लिप थी और लिखा था कि इसमें एक इंसान है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। उस क्लिप को 5 या 6 बार देखने के बाद मैं समझ पाया कि एक्चुअली इम्पोर्टेंस सामने देखने वाले लोगों की नहीं थी बल्कि उनके पीछे खड़े एक इंसान की थी, क्योंकि वो काफी कुछ सुभाष चंद्र बोस जैसे लग रहे थे।
जवाब ढूंढने के लिए सब भाई मॉस्को के लिए रवाना हो गए। अगर नेताजी 1945 के उस प्लेन क्रैश में बच गए थे तो उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी कैसे काटी, ये जानने के लिए रशिया की राजधानी एक अहम लोकेशन है। उनके दिल में तो इंडिया बसता था, पर क्या उनकी सोच, उनकी आइडियोलॉजी रशियन थी? वो सोवियत रशिया में आजाद थे या एक बंदी थे? शायद मेमोरियल में इसके बारे में कुछ पता चल सकता है। मेमोरियल मॉस्को में एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां लोग अपने पिछड़े हुए उन परिवार वालों के बारे में जान सकते हैं जिन्हें सोवियत गुलाग भेज दिया जाता था। सोवियत गुलाग साइबेरिया के वो लेबर कैंप्स हैं जिन्हें 1930 में डिक्टेटर स्टालिन ने बनवाया था। इनमें सोवियत कम्युनिस्ट शासन के विरोधियों को देशद्रोही मानकर काम करने और मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। उस समय सोवियत यूनियन में फॉरेनर्स ज्यादातर मॉस्को में ही रहते थे। उनसे जुड़े केसेस के रिकॉर्ड्स एफएसबी नाम की ऑर्गेनाइजेशन में रखे गए हैं, जो पहले केजीबी यानी सोवियत सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, पर यहां से कुछ पता नहीं चला। सुभाष चंद्र बोस के केस में हमें ये पता लगाना है कि क्या उनकी गिरफ्तारी से जुड़े कोई रिकॉर्ड्स हैं। ये भी हो सकता है कि उनके नाम की स्पेलिंग कुछ और लिखी हो या फिर उन्हें किसी दूसरे नाम से रखा गया हो। इन सारी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होगा। इसके बाद सब भाई की मुलाकात मॉस्को के नाइट फिल्म में ओल्गा से हुई। नाइट फिल्म मॉस्को की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रशियन आर्काइव्स की वीडियो फुटेज और तस्वीरों को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिलवाती है। सब भाई ने ओल्गा को उस फुटेज की क्लिप दी जिसमें ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच 1966 में हो रही पीस टॉक्स के दौरान एक मिस्ट्री इंडियन नजर आ रहा था। सब भाई ने इसे नाम दिया था द ताशकंद मैन। ओल्गा को ओरिजिनल फिल्म रशियन स्टेट आर्काइव में मिल गई। फिर उन्होंने इसे अपनी फिल्म एडिटिंग मशीन पर चलाया और फुटेज को कंपाइल करके डिजिटाइज कर दिया। अब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए इसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द ताशकंद मैन को इस तस्वीर में भारत के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के पीछे खड़े देखा जा सकता है। क्या ये सुभाष चंद्र बोस हो सकते थे? अगर हाँ, तो 1945 में उनके गायब होने और 1966 के पीस टॉक्स के बीच क्या कुछ हुआ था? क्या वो इस बीच मॉस्को में ही थे? डॉक्टर पूरबी रॉय भी मॉस्को में रहती आई हैं। ये मॉस्को यूनिवर्सिटी में एक विजिटिंग प्रोफेसर हैं। 1994 में कलकत्ता की एशियाटिक सोसाइटी ने उन्हें भारत और रशिया के रिलेशंस पर आर्काइवल मटेरियल्स जमा करने के लिए रशिया भेजा था, जहां उनकी मुलाकात अलेक्जेंडर कोलेस्निकोव से हुई, जो उस वक्त सोवियत आर्मी के मेजर जनरल थे। अलेक्जेंडर कोलेस्निकोव मेरे एक अच्छे दोस्त थे। सोवियत यूनियन के बढ़ जाने के बाद वो मिलिट्री आर्काइव्स के साथ जुड़ गए और उन्होंने कुछ आर्टिकल्स और बुक्स लिखी। अलेक्जेंडर कोलेस्निकोव ने कहा था कि उन्हें GRU या ग्रूम मिलिट्री आर्काइव में सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड बहुत से पेपर्स मिले थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या वो 1945 के बाद यानी उस प्लेन क्रैश के बाद सुभाष चंद्र बोस के जिंदा होने से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उन्होंने कहा सोच नहीं सकती वहाँ कितने सारे पेपर्स हैं। अथॉरिटीज ने उन्हें बिना पेन या पेपर के वहाँ जाने की परमिशन दी, यानी उन्हें सारी इंफॉर्मेशन याद करके लानी थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ नंबर दिमाग में रखें और वहाँ जो लोग थे उनके नाम और डेट याद कर लें। कोलेस्निकोव ने बताया कि अक्टूबर 1946 में एक कैबिनेट मीटिंग में यह चर्चा हुई कि नेताजी के साथ आगे क्या करना चाहिए, और इस मीटिंग में स्टालिन, याकोव मालिक, वाइशेंस्की और मोलोटोव भी शामिल थे। मॉस्को में अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूर्वी रॉय को जो आर्काइव्स में सीक्रेट मटेरियल्स मिले वो अब रिसर्चर्स की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। ये सीक्रेट फाइल्स पोडोल्स्क में और मॉस्को में पूर्व सोवियत सीक्रेट पुलिस या KGB के हेडक्वार्टर्स में मौजूद है।
सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाई गई फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के श्री जयंता रॉय 1990 के आखिरी सालों में एक भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ मॉस्को गए थे। उनकी मुलाकात भी कोलेस्निकोव से हुई। अलेक्जेंडर कोलेस्निकोव ने हमें कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए। नेताजी मॉस्को में आजाद हिंद गवर्नमेंट की एम्बेसी में थे। वो फोटोग्राफ्स 1946 की थी, तो 18 अगस्त 1945 वाली ये कहानी सही नहीं हो सकती। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश रूल को चुनौती देते हुए 1945 में सिंगापुर में गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन एक्साइल की स्थापना की। इस गवर्नमेंट को सोवियत यूनियन ने मान्यता दी थी। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन ब्रिटेन को सपोर्ट कर रहा था। तो क्या इसी बात ने नेताजी को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी और 1945 में वॉर खत्म होने के बाद वो स्टैलिन के रशिया में सेफ रह पाए? मुझे लगता है कि यूएसएसआर और ग्रेट ब्रिटेन के बीच एक सीक्रेट पैक्ट था। मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्योंकि इंडिया में उस वक्त जो कुछ हो रहा था उससे ग्रेट ब्रिटेन खुश नहीं था और वो हालात को पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दे सकता था। सुभाष चंद्र बोस के गायब होने को उनकी मौत नहीं कहा जा सकता। मुझे भी लगता है कि वो डिसअपियर हो गए थे। लेकिन 1953 में स्टालिन की मौत के बाद क्या नेताजी के लिए हालात बदले? मुझे लगता है कि स्टालिन की मौत के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया था। इसलिए एशिया और इंडिया की तरफ सबका एटीट्यूड भी बदला। अगर इस वर्जन पर यकीन करें तो मुझे इस बात पर डाउट होता है कि सोवियत यूनियन को सुभाष चंद्र बोस की जरूरत थी। स्टालिन की मौत के बाद सोवियत यूनियन के लिए सुभाष चंद्र बोस की इम्पोर्टेंस ज्यादा नहीं रही थी। उनकी अहमियत तो बस स्टालिन के दौर में ही थी। नेताजी मॉस्को में 1945 से 1953 तक यानी स्टालिन की डेथ तक थे और हम कह सकते हैं कि वो स्टालिन की कस्टडी में थे। नए सोवियत यूनियन में क्या सुभाष चंद्र बोस की अहमियत नहीं रही थी और क्या उन्हें मार दिया गया था या गुलाम भेज दिया गया था? क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के को फाउंडर अमानी मुखर्जी समेत 45 भारतीयों को स्टालिन के ऑर्डर पर 1937 और 1939 के बीच गोली मार दी गई थी। नेताजी के साथ क्या हुआ, इन सवालों के जवाब कहीं मॉस्को की लुबियानका प्रिजन के सीक्रेट रिकॉर्ड्स में तो मौजूद नहीं। इस बीच सब भाई एक सनसनीखेज दावे को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ये दावा साबित हो गया तो इससे प्लेन क्रैश वाली थ्योरी झूठी साबित हो सकती है। सिद्धार्थ सरभाई 1966 की फिल्म क्लिप की एक डिजिटल कॉपी लेकर मॉस्को से लंदन लौट आते हैं। इस फिल्म में एक मिस्ट्री मैन है जिसे सरभाई ने नाम दिया द ताशकेंट मैन। इस नाम को लेकर काफी हेडलाइंस बनी, लेकिन ये बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि क्या ये ताशकेंट मैन ही सुभाष चंद्र बोस थे? वो पूरी तरह बोस जैसे नहीं लग रहे थे, लेकिन क्या ऐसा प्लास्टिक सर्जरी की वजह से हो सकता था? तस्वीरों के फॉरेंसिक फेशियल एनालिसिस से जवाब मिल सकता था। सब भाई लंदन से ट्रेन पकड़कर इंग्लैंड के उत्तर में मौजूद यॉर्क नाम के एक शहर में जाते हैं। यहाँ वो मिले फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट ली मिलर से। मिलर पहले ब्रिटिश आर्मी के सिग्नल्स रेजिमेंट में काम कर चुके हैं। अब यॉर्क्स के बाहर उनकी एक फॉरेंसिक लेबोरेटरी है। मिलर इस विजुअल एविडेंस का एनालिसिस करते हैं। वो नेताजी और द ताशकेंट मैन की पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन ये आसान नहीं था। और मिलर ने यह नतीजा निकाला कि नेताजी और द ताशकेंट मैन के एक ही इंसान होने की संभावना काफी ज्यादा है।
ये ऐसी पहली साइंटिफिक स्टडी थी जिसके हिसाब से ताशकंद मैन ही शायद सुभाष चंद्र बोस थे। तो अगर सुभाष चंद्र बोस जनवरी 1966 की ताशकंद पीस टॉक्स में मौजूद थे, तो हम अब भी ये कैसे मान सकते हैं कि 1945 के एक प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई थी। नेताजी के ग्रैंड नेफ्यू चंद्र कुमार बोस प्लेन क्रैश थियरी पर सवाल उठाते हैं। उनके दादा शरद चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे। वो एक जाने माने वकील भी थे। हबीबुर रहमान शायद प्लेन क्रैश थ्योरी को साबित करने के लिए मेन विटनेस थे, और वो 1946 में मेरे दादा शरद चंद्र बोस से मिलने कोलकाता आए थे। वो अपनी INA यूनिफॉर्म में थे। सुभाष चंद्र बोस की मौत हुई 3rd डिग्री बर्न से। जनरल शेडाई भी मारे गए, कई और लोग भी मारे गए, लेकिन हबीबुर रहमान प्लेन से सेफली बाहर कूद गए। हबीब का कहना था, मैंने सुभाष को बचाने की कोशिश की। मैं आग बुझाने के लिए पीछे से उनसे लिपट गया। मेरे दादा ने उनसे पूछा, हबीब आपने क्या पहन रखा था? वो बोले, क्यों सर, यही यूनिफॉर्म पहनी थी। तो उन्होंने पूछा, यही वाली यूनिफॉर्म? हबीब बोले, हाँ यही, लेकिन उस पर चलने के कोई निशान तक नहीं थे। हबीब ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने उस वक्त ये घड़ी पहन रखी थी जिसके स्ट्रैप पर जलने के हल्के से निशान थे। मेरे फादर उस घड़ी को लंदन की एक लैब में ले गए और उसकी टेस्टिंग करवाई। पता चला कि वो निशान आग का था ही नहीं, घड़ी के स्ट्रैप पर एसिड लगाया गया था। नेताजी ऐसी घड़ी कभी नहीं पहनते थे। मेरे दादा ने मेरे फादर से कहा, हबीब सच नहीं बोल रहा है, वो वही बोल रहा है जो उसका लीडर उससे बुलवाना चाहता है। 1999 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुखर्जी कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई। भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज जस्टिस मनोज मुखर्जी इस इंक्वायरी के हेड थे। इस कमीशन का मकसद था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत को इन्वेस्टिगेट करना। 7 सालों तक ताइवान, जापान और रशिया में सबूत ढूंढे जाते रहे। इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल थी। मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जापान की मदद से चली गई एक चाल थी। टोक्यो में रिंकोजी टेम्पल में रखी गई जिन अस्थियों को सुभाष चंद्र बोस ने बनाया जाता है, वो असल में एक जापानी सोल्जर इचूरो ओकुरा भी है। सुभाष चंद्र बोस के एक और ग्रैंड नेफ्यू आशीष रे एक जर्नलिस्ट हैं जो लंदन में रहते हैं। वो इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। भारत सरकार ने मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। पहली बात ये कि सुभाष चंद्र बोस के साथ जो 6 लोग क्रैश में जिंदा बच गए, वो इस हादसे को सच बताते हैं। दूसरी बात, जब नेताजी की अस्पताल में मौत हुई तब उनके साथ 5 और लोग थे और उन सभी ने ये कंफर्म किया कि उन्होंने नेताजी को दम तोड़ते देखा था। तीसरी बात, ताइपे में हुए उनके क्रीमेशन के कम से कम 3 आई विटनेसेस हैं और ऐसे तो बहुत से लोग हैं जो आपको ये बताएंगे कि वो नेताजी की अस्थियां लेकर ताइपे से टोक्यो गए थे। दूसरी थियरीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए मुखर्जी कमीशन ने ये दावे रिजेक्ट कर दिए कि फैजाबाद के भगवान जी या गुमनामी बाबा या बंगाल के शामलाई बाबा सुभाष चंद्र बोस थे जो भेष बदलकर जी रहे थे। मैं सुभाष बोल रहा हूँ। पूरे 1 साल से मैं जनवरी 1967 में रेडियो मॉस्को की हिंदी सर्विस ने ताशकंद से किसी सुभाष चंद्र का भाषण रिले किया। इस घटना का जिक्र एक हिंदी अखबार विश्व नेता में छपा, जिसे लेकर भारत की संसद में सवाल उठे। हाल ही में डिक्लासिफाई किए गए उस पेपर्स के मुताबिक भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जरिए इंक्वायरी शुरू की, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया कि ये ब्रॉडकास्ट किसने किया था। रशियंस ने इस भाषण की कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग मुहैया नहीं कराई, यानी इंक्वायरी का कोई पुख्ता नतीजा नहीं निकला। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस की मौत या गायब होने से जुड़ी कंट्रोवर्सी जारी रहती है और ये राज और गहरा जाता है। लेकिन भारत के लिए सुभाष चंद्र बोस की इतनी अहमियत क्यों है? भारत की आजादी के